हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 विज्ञान विषय की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 6 किशोरावस्था, वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था के समस्त अभ्यास प्रश्नों की। आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 5 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं। साथ ही साथ अध्याय 1 से लेकर 4 तक सभी की संपूर्ण व्याख्या भी बहुत अच्छे से करवा दी है। तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अभ्यास प्रश्न उत्तर की ये क्लास शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं सबसे पहले पाठ के भीतर अलग अलग पेज पर दिए गए प्रश्नों की। तो सबसे पहले बात करते हैं पेज संख्या 75 पर पूछे गए प्रश्नों की। तो देखें यहां पर पेज संख्या 75 पर पहला प्रश्न है कि क्रियाकलाप 6.1 के अनुसार पर्चियों पर लिखे अनुसार विद्यार्थियों में सामान्यतः दृष्टिगत परिवर्तन कौन से थे? इन्हें तालिका के अंदर सूचीबद्ध कीजिए। यानी आपकी पुस्तक के अंदर जो क्रियाकलाप दिया गया है, उस क्रियाकलाप के अंदर कौन कौन से ऐसे परिवर्तन है जो आपको बच्चों के अंदर नजर आते हैं, उन परिवर्तनों को आपको एक तालिका के अंदर लिखना है ना? तो देखें यहां पर उत्तर कि जो क्रियाकलाप 6.1 है उसके अंदर हमें कौन कौन से परिवर्तन विद्यार्थियों के अंदर नजर आते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन नजर आता है वो आता है लंबाई अथवा कद के अंदर। लगभग सभी विद्यार्थियों के कद यानी लंबाई के अंदर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। दूसरा है भार और बल। सभी विद्यार्थियों का भार और बल क्या हो गया है? बढ़ गया है। फिर स्वरूप, लड़के लड़कियों का स्वरूप कक्षा 5 से कक्षा 8 के बीच में क्या हो गया है? बदल गया है। इसी तरह आवाज, कक्षा 8 के कुछ बालकों की आवाज पहले की तुलना में क्या हो गई है? भारी हो गई है। इसी तरह कंठमणि, एडम्स एप्पल, ये जो आपके गले के अंदर ये उभार सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं एडम एप्पल्स। तो कुछ के अंदर कंठमणि दृष्टिगत होती है, यानी कुछ विद्यार्थियों के अंदर ये एडम एप्पल्स कंठमणि है वो नजर आना शुरू हो गई है। और मुहांसे, कुछ लड़के लड़कियों के मुहांसे यानी आपके फेस के ऊपर छोटे छोटे कील मुहांसे हैं वो नजर आने शुरू हो गए हैं। तो ये सारे परिवर्तन हमें कहां से पता लगते हैं? क्रियाकलाप 6.1 से, जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है डियर, आगे बात करें प्रश्न संख्या 80 पर। किशोर, विशेषकर किशोर व लड़कियां शरीर में लौह तत्व अथवा विटामिन बी 12 की कमी के कारण बहुधा रक्त संबंधी स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित होती है। ऐसे स्वास्थ्य विकारों के बारे में पता लगाइए। ज्यादातर क्या होता है, किशोरावस्था के अंदर जो लड़कियां होती है उनमें लौह तत्व यानी आयरन की इसकी कमी हो जाती है, आयरन की और आपके विटामिन बी 12 की कमी होती है, जिसकी वजह से ब्लड से रिलेटेड कई सारे उनके अंदर रोग यानी कमियां देखने को मिलती है। तो ऐसे जो स्वास्थ्य से संबंधित विकार यानी जो कमियां या दोष है उसके बारे में आपको पता लगाना है। तो देखो, आपके आयरन की कमी अथवा विटामिन बी 12 की कमी से क्या क्या समस्या हो सकती है? तो आयरन अथवा विटामिन बी 12 की कमी से प्यारे बच्चों किशोरावस्था में थकान की समस्या, सांस लेने में कठिनाई, हाथों और पैरों के अंदर झंझनाहट, होठ और एड़ियों का फटना, मांसपेशियों में कमजोरी आना, चक्कर आना, त्वचा पीली पीली होना, ये कुछ लक्षण है जो आयरन की कमी अथवा विटामिन बी 12 की कमी की वजह से किशोरावस्था में विशेषकर लड़कियों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि किशोरावस्था में यदि आयरन या बी 12 की कमी हो जाए तो कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है, जिसमें थकान, सांस लेने में कठिनाई, हाथों और पैरों में झंझनाहट होना, होठ और एड़ियों का फटना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, चक्कर आना, त्वचा पीली होना, ये कुछ लक्षण है आपके आयरन की कमी अथवा विटामिन बी 12 की कमी होने पर। ठीक है डियर, आगे बात करें। हम अपने शरीर में लौह तत्व की कमी की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? यदि हमारे शरीर के अंदर लौह तत्व यानी आयरन की कमी होगी तो फिर इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं? देखो, आयरन की पूर्ति के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अंडों का सेवन करना होगा, हरी सब्जियों का, साबुत अनाज,
चुकंदर अथवा सूखे मेवे का आपको सेवन करना चाहिए। ये सारी चीजें आयरन से भरपूर होती है, अतः आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में यहाँ से आयरन है वो मिल जाएगा। मैं आपको अंडों का सेवन, हरी सब्जियां, साबुत अनाज का मतलब होता है जिनको पानी में भिगोते हो आप और फिर उसके ऊपर से छिलके अलग होते हैं, है ना। चुकंदर और सूखे मेवे, इन चीजों का आपको सेवन करना चाहिए ताकि आपके शरीर के अंदर जो आयरन की कमी हुई है उसकी भरपाई है वो हो सके। आगे देखो, ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में पता लगाइए जिनका उद्देश्य इन तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम करना है। यानी सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आयरन की कमी अथवा B12 की कमी से होने वाले जो रोग हैं उन रोगों की रोकथाम करना है। सरकार ने इसके लिए कौन कौन सी योजना चला रखी है। तो देखो, एक तो सरकार की योजना है एनीमिया मुक्त भारत। कौन सी योजना है? एनीमिया मुक्त भारत, ये सरकार की योजना है। फिर चावल फोर्टिफिकेशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनबाड़ी सेवाएं, ये सरकारी योजनाएं हैं जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आयरन की कमी या विटामिन B12 की कमी की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाती है, जहां पर आयरन और विटामिन B12 से भरपूर जो पोषक पदार्थ है इनका वितरण किया जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 81 की। क्या आप नियमित रूप से व्यायाम अथवा खेल कूद में सहभागिता करते हैं? आप किस प्रकार का व्यायाम करते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या आप नियमित रूप से व्यायाम अथवा खेल कूद के अंदर भाग लेते हैं और आप वहां पर किस प्रकार का व्यायाम करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, हाँ, हम नियमित रूप से व्यायाम और खेल कूद के अंदर सहभागिता करते हैं। हम लोग सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, प्राणायाम, इसके अलावा रस्सी कूद और अन्य व्यायाम करते हैं जो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। तो ये कुछ आप व्यायाम के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं जो आप लोग व्यायाम करते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने जो यहाँ पर लिखे वही आप भी लिख सकते हो, आप इसके अलावा भी लिख सकते हो यदि आप कोई दूसरी एक्टिविटी करते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, प्राणायाम, खेल कूद, रस्सी कूद या दूसरे व्यायाम। आप इसी तरह अपनी इच्छा अनुसार जो चीजें आप करते हैं वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी लोगों का जितना ज्यादा सपोर्ट रहेगा मैं उतनी ही बेहतर मेहनत करूंगा और आपके लिए और अच्छी से अच्छी क्लास है वो लेकर आऊंगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 84। इस अवस्था किशोरावस्था में ये परिवर्तन क्यों होते हैं? किशोरावस्था के अंदर जो अलग अलग तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो क्यों होते हैं? तो देखो, किशोरावस्था के अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों का जो मुख्य कारण है वो होता है शरीर में विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन। किशोरावस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो चेहरे पर जगह जगह पर बालों का उगना, त्वचा का तेलीय होना, जन्नांगों पर बालों का उगना, स्तनों का विकास होना, आवाज का भारी होना, महिलाओं के अंदर जनन अंगों की परिपक्वता होना, ये सारे के सारे जो परिवर्तन हैं वो हार्मोन की वजह से होते हैं, जो शरीर के अंदर अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? ये मस्तिष्क द्वारा संकेत दिए जाने की अनुक्रिया स्वरूप उपयुक्त समय पर निर्मुक्त होते हैं तथा वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो शरीर में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार जो संकेत देता है उसके अनुसार ये हार्मोन है वो अलग अलग ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और शरीर के अंदर होने वाले वृद्धि और विकास को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जिम्मेदार है हार्मोन्स, जो हमारे शरीर में मौजूद अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा क्या किए जाते हैं? स्रावित किए जाते हैं। आगे देखो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अभी तक हमने जो प्रश्न डिस्कस किए वो अलग अलग पेज पर पूछे गए थे। अब बात करते हैं पाठ के पीछे जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। देखें यहाँ पर पहला प्रश्न, 11 वर्षीय लड़के रमेश के चेहरे पर कुछ लाल दाने मुहां से निकले हैं। उसकी मां ने उसे बताया कि इसका कारण उसके शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन है। उसके चेहरे पर इन मुहांसों के होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? देखो, 11 साल का लड़का है रमेश, उसके चेहरे पर क्या है? धीरे धीरे थोड़े लाल दाने वाले मुहांसे यानी किल हुए हैं। उसकी मां ने रमेश को बताया कि बालक, ये शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तनों की वजह से ऐसा हो रहा है।
तो अब आपको बताना है कि उसके चेहरे पर ये जो मुहांसे हो रहे हैं, इसके पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं, ये आपको यहां पर बताना है। देखिए इसका उत्तर, किशोरावस्था के दौरान शरीर के अंदर क्या होता है, हार्मोनल बदलाव होते हैं, यानी हार्मोन की स्थिति में बदलाव होता है, जिसकी वजह से त्वचा की तेलीय ग्रंथियों और स्वेद ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और इन हार्मोन में परिवर्तन की वजह से हमारे शरीर के अंदर त्वचा के अंदर जो तेलीय ग्रंथियां हैं और जो स्वेद ग्रंथियां हैं, जिनसे अलग अलग रसों का स्त्राव होता है, उनकी क्रियाशीलता यानी उनका काम भी बढ़ जाता है। त्वचा से अत्यधिक तेल सीबम का स्त्राव होने के कारण त्वचा के सूक्ष्म छिद्र बंद हो जाते हैं। जब त्वचा से बहुत ज्यादा तेल सीबम का रिसाव होता है, तो तेल के ऊपर त्वचा के ऊपर जो सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया का संक्रमण होता है। और उन बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से आपके चेहरे पर लाल दाने या जो मुहांसे हैं, वो क्या होते हैं, वो निकल आते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, हार्मोन के अंदर होने वाला बदलाव। ठीक है डियर, आगे बात करें पहले का दूसरा। इन मुहांसों से कुछ राहत पाने के लिए, आराम पाने के लिए वह क्या कर सकता है, यानी रमेश है वो क्या कर सकता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो जाए, तो इन मुहांसों से राहत पाने के लिए, आराम पाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखें, मुहांसों से राहत पाने के लिए रमेश निम्नलिखित उपाय कर सकता है। कौन कौन से उपाय कर सकता है, देखो सबसे पहला उपाय, दिन में कम से कम 2 से 3 बार चेहरे को किसी हल्के साबुन या फेस वॉश या साफ पानी से उसको अपने चेहरे को धोना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार चेहरे को किसी हल्के माइल्ड साबुन, माइल्ड साबुन का मतलब है जो ज्यादा चिकना नहीं हो, या फिर फेस वॉश से या साफ पानी से चेहरे को कम से कम 3-4 बार धोना है। मुहांसों को कभी भी हाथों से दबाना या फोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है और जो दाग है, वो और ज्यादा फैल सकते हैं। इसके लिए आपको मुहांसों को फोड़ना नहीं है या दबाकर उसको बिगाड़ना नहीं है। फिर अत्यधिक तेलीय, मसालेदार या जंक फूड के सेवन से बचना है, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको क्या करना है, पानी का सेवन करना है। ज्यादा से ज्यादा तेलीय चीजों से दूर रहना है, मसाले वाली चीजों से दूर रहना है और जंक फूड से बचना है, और आपको ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना है। ये कुछ उपाय हैं जिनकी मदद से इन मुहांसों से कुछ आराम या राहत है वो मिल सकती है। आगे देखो दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह किशोरों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त विकल्प होगा और क्यों। देखो यहां पर दो चित्र है, पहला चित्र है वो आपका जंक फूड का चित्र है, जो ज्यादातर चीजें किससे बनी हुई है, तेलीय चीजों से। दूसरा है वो आपका एक साधारण भोजन है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि किशोरावस्था के अंदर इसमें से कौन सा भोजन है वो बेस्ट रहेगा और क्यों रहेगा। तो सीधी सी बात है, किशोरावस्था के अंदर है ना, जो आपका संतुलित आहार है, कौन सा आहार, आपका संतुलित आहार। यहां पर ख होना चाहिए था, ये गलती से यहां पर क प्रिंट हुआ है, यहां पर ख कर दीजिएगा। समूह ख, जिसमें कौन सा है, संतुलित आहार। संतुलित आहार में जैसे दूध, चपाती, दालें, हरी सब्जियां, सरी अन्न, मिलेट का मतलब होता है बड़े दाने वाले अनाज, और फल, ये चीजें हैं जो संतुलित भोजन की श्रेणी में आती है, वो किशोरों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, है ना। यानी थाली जो दूसरी थाली है, वो थाली किशोरावस्था के अंदर खाने के लिए बेस्ट रहेगी। इसके पीछे देखो कारण क्या है, किशोरावस्था तीव्र शारीरिक वृद्धि और विकास की अवधि होती है। यानी किशोरावस्था वो उम्र होती है जिसमें हमारा शरीर बहुत तेजी से वृद्धि और विकास करता है। इस समय हमारे शरीर को सबसे अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। किशोरावस्था के अंदर हमारे शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों की सबसे ज्यादा क्या होती है, जरूरत होती है। और जो आपका संतुलित भोजन है, वो इन सभी आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा करता है। इसके अलावा जो समूह क था, जिसमें चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे जो जंक फूड है, इनके अंदर इन सारे पोषक तत्वों की कमी होती है। साथ ही साथ ये शरीर के विकास में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः आपको हमेशा याद रखना है कि किशोरावस्था के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा संतुलित भोजन करना है, और आपको जंक फूड से हमेशा बचकर रहना है, ताकि आपके शरीर की वृद्धि और विकास है वो बेहतर तरीके से हो सके, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां है वो कम से कम पनपे।
अतः आपको हमेशा संतुलित भोजन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसके अंदर सारे पोषक तत्व शरीर की आवश्यकता के अनुसार मौजूद होते हैं। ठीक है डियर, आगे बात करें तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को सही रूप के अंदर लिखिए। जिसके नीचे जो लाइन लिखी गई है, यहां पर मैंने अलग कलर से बताया है, इस शब्द को सही करके लिखना है। किशोर व लड़कियों में 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होने वाला रक्त स्त्राव खाली जगह है। तो किशोरावस्था के अंदर लड़कियों के अंदर 28 से 30 दिनों के पीरियड पे जो आपके रक्त स्राव होता है योनि द्वार से, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मासिक धर्म या आतर्व चक्र। क्या कहा जाता है? मासिक धर्म अथवा आतर्व चक्र कहा जाता है। दूसरा कथन है, किशोर व लड़कों की आवाज में रुक्षता बढ़े हुए तरकवाय के कारण होती है। तो जो किशोर लड़के होते हैं उनकी आवाज में जो भारीपन आता है वो किसकी वजह से होता हुआ है? बढ़े हुए वाक्यंत्र लैरिक्स की वजह से होता है। जैसे जैसे किशोरावस्था बढ़ती है तो हमारा जो लैरिक्स होता है, कंठमणि, ये धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है, इसमें उभार आता है और इसकी वजह से ये लड़कों की आवाज है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? भारी होती जाती है। तीसरा कथन है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण वे प्राकृतिक संकेत है जो ये इंगित करते हैं कि शरीर व्यक्षता की तैयारी कर रहा है और ये रंभव योना को चिन्हित करते हैं। तो देखो, द्वितीय लैंगिक लक्षण वे संकेत हैं जो ये दर्शाते हैं कि शरीर है वो धीरे धीरे परिपक्वता की तैयारी कर रहा है और ये यौवनारंभ को क्या करते हैं? चिन्हित करते हैं कि यौवनारंभ की शुरुआत हो चुकी है। अगला है, हमें ललको एहा और गडसू को ना कहना चाहिए क्योंकि ये व्यसनकारी है। तो हमें अल्कोहल और ड्रग्स को क्या कहना चाहिए? ना कहना चाहिए, क्योंकि ये व्यसनकारी है, बुरी आदतें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चौथा प्रश्न, तालू ने अपनी सहपाठी से कहा, किशोरावस्था में मात्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं जैसे लंबा होना या शरीर पर बालों का निकलना, क्या ये सही है? आप किशोरावस्था के इस वर्णन में क्या परिवर्तन करेंगे? तो देखो, सालू की ये बात है वो गलत है, क्योंकि सालू का जो कथन है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। किशोरावस्था केवल शारीरिक या बाहरी परिवर्तनों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि किशोरावस्था के अंदर केवल लंबाई बढ़ती है और शरीर के ऊपर बाल उगते हैं, यहां तक कि किशोरावस्था सीमित नहीं है। इसके अलावा देखो क्या होता है, तो किशोरावस्था मानव विकास की वो अवस्था है जिसमें समस्त प्रकार के शारीरिक परिवर्तन जैसे लंबाई बढ़ना, आवाज बदलना के साथ साथ महत्वपूर्ण जैविक परिवर्तन जिसमें आंतरिक जननांगों की परिपक्वता, संवेगात्मक परिवर्तन, भावनाओं की प्रबलता, मनोदशा में बार बार बदलाव और व्यवहारगत और मानसिक परिवर्तन, सोचने समझने की क्षमता का विकास होना, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समझ का बढ़ना, ये सारी चीजें भी किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के अंदर शामिल होती है। तो हम कहेंगे कि सालू ने जो कहा था कि किशोरावस्था में केवल लंबाई बढ़ती है और शरीर पर बाल उगते हैं, ये बात थोड़ी सही है लेकिन पूरी सही नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जैसे लंबाई बढ़ना, आवाज बदलना, जैविक परिवर्तन जिसमें शरीर के जो आंतरिक जननांग होते हैं वो जनन के लिए परिपक्व होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन यानी भावनाओं का विकास होता है, मनोदशा में बार बार बदलाव होता है, सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है, आत्मनिर्भर बनने की चाह बढ़ती है, सामाजिक समझ बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन है जो किशोरावस्था के अंदर होते हैं। आगे बात करें पांचवा प्रश्न, कक्षा में चर्चा के समय कुछ विद्यार्थियों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। आप किन प्रश्नों को पूछकर इन बिंदुओं के औचित्य को सिद्ध करेंगे? क्या हुआ है, कक्षा में कोई चर्चा हुई है और कुछ विद्यार्थियों ने अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की है। आप ऐसे कौन से प्रश्न पूछेंगे ताकि इन बिंदुओं के महत्व या उसके औचित्य को सिद्ध कर सके? देखो यहां पर पहला कथन, किशोर वय को व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। किशोर वयों को व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो यहां पर प्रश्न क्या होगा, प्रश्न होगा, क्या किशोरावस्था में होने वाले व्यवहारगत और संवेगात्मक बदलाव पूरी तरह से प्राकृतिक और हार्मोनल स्राव के कारण होते हैं और क्या सही मार्गदर्शन और आत्म जागरूकता से इनका प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है? ये हम प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि इस तरह के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में चर्चा की जा सके, उस पर डिस्कस किया जा सके, है ना भाई। जब हम इस तरह का प्रश्न करेंगे तब हमें इससे रिलेटेड जो चर्चा होगी वो करने का मौका मिलेगा। ठीक है डियर,
यानी आपके सामने उत्तर दिया गया है और उसका प्रश्न पूछना है। दूसरा कथन देखो, यदि कोई हानिकारक पदार्थ का एक बार सेवन कर लेता है तो वह इच्छा अनुसार इसका सेवन करना कभी भी बंद कर सकता है। अब इसके लिए आप क्या प्रश्न करेंगे कि क्या तंबाकू, सिगरेट या ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ अधिक एडिक्टिव, व्यसनकारी नहीं होते, जिनकी सिर्फ एक बार की शुरुआत भी व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से इसका गुलाम बना देती है और चाहकर भी इसे छोड़ना असंभव जैसा हो सकता है ना डियर। कि जब भी कोई नशे की लत होती है, चाहे वो तंबाकू हो, सिगरेट हो या ड्रग्स हो, ये ऐसे नशीले पदार्थ हैं, कभी कभार व्यक्ति इनका यदि एक बार भी सेवन कर ले तो वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से इसका गुलाम बन जाता है और फिर वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता है ना डियर। चलिए आगे बात करें। छठा प्रश्न, यहाँ पर दो ही थे, छठा प्रश्न देखो। छठा क्या है, किशोर कभी कभी मनोदशा में निरंतर परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है, कभी कभार बच्चों की जो मन की दशा होती है, मन की स्थिति का मतलब अचानक से चिड़चिड़ा होना, अचानक से खुश होना, छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो जाना, छोटी बातों को अपने दिल पर ले लेना, ये क्या है, मनोदशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन है। किसी दिन वे स्वयं को बहुत अधिक ऊर्जावान और प्रसन्न अनुभव करते हैं, जबकि किसी अन्य दिन वे अत्यंत ही उदासीनता का अनुभव करते हैं। अन्य कौन से व्यवहारगत परिवर्तन इस आयु से संबंधित है, आपको बताना है कि ऐसे और कौन कौन से परिवर्तन है जो व्यवहार के अंतर्गत होते हैं और इस उम्र से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर इस आयु वर्ग में यानी किशोरावस्था से संबंधित अन्य प्रमुख व्यवहारगत और संवेगात्मक परिवर्तन निम्नलिखित है। वो परिवर्तन कौन कौन से हैं देखो। पहला परिवर्तन है तीव्र संवेदनशीलता, छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक भावुक हो जाना या फिर जल्दी से किसी चीज पर चिढ़ जाना, ये पहला परिवर्तन है। तीव्र संवेदनशीलता जल्दी से किसी बात पर रिएक्ट कर देना, बिना सोचे समझे उस पर रिएक्ट कर देना, या तो छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाना या जल्दी से गुस्सा करना या बिना मतलब के कभी कभार सैड हो जाना, ये चीजें हैं। दूसरा परिवर्तन क्या है, वो है आपका साथियों का प्रभाव। परिवार के सदस्यों की तुलना में अपने दोस्तों या हम उम्र साथियों के विचारों और पहनावे को बहुत अधिक महत्व देना। किशोरावस्था में क्या होता है, ज्यादातर जो लड़के और लड़कियां होते हैं वो अपने परिवार की तुलना में अपने दोस्त लोग या जिन लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं उनके विचारों, उनके भावों, उनके पहनावे को वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये परिवर्तन होता है। अगला परिवर्तन है वो है स्वतंत्रता और गोपनीयता की चाह। किशोरावस्था के अंदर ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो अपना निर्णय स्वयं लेने की इच्छा रखते हैं और अपनी निजी बातों को गोपनीय रखना वो लोग है पसंद करते हैं कि उनकी जो निजी बातें हैं वो उन बाकी सबसे क्या रहे, चुप कर रहे, गोपनीय रहे। अगला देखो, रोमांस और जिज्ञासा। नई चीजों, तकनीकों जैसे सोशल मीडिया या एडवेंचर के प्रति गहरा आकर्षण महसूस करना। नई चीजों, नई तकनीकों या अलग अलग तरह की रिस्क लेने के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है वो ज्यादा रहती है। तो ये कुछ परिवर्तन है जो व्यवहारगत के साथ साथ अतिरिक्त रूप से कह सकते हैं कि किशोरावस्था के अंदर लड़के और लड़कियों में क्या होते हैं, नजर है वो आते हैं। ठीक है डियर, तो ये चीजें भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। आगे देखो हम बात करें, अगला प्रश्न है आपका, वो देखो प्रश्न संख्या 7। शौचालय का प्रयोग करते समय मोहिनी ने ध्यान दिया कि प्रयोग किए गए सैनिटरी पैड कूड़ेदान के आसपास बिखरे पड़े हैं। वह असहज हो गई और उन्होंने इस विषय में अपनी सहेलियों को बताया। उन्होंने मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी अन्य अच्छी आदतों पर चर्चा की। अब अपने साथियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आदतों के विषय में क्या सुझाव देंगे। मतलब शौचालय का प्रयोग करते समय मोहिनी नाम की कोई लड़की है, उसने क्या ध्यान दिया कि जो सैनिटरी पैड है वो कूड़ेदान के आसपास ऐसे ही खुले के अंदर बिखरे पड़े हैं। वह काफी असहज होगी, तो इस बारे में उसने अपनी सहेलियों को भी बताया। तो आप अपने साथियों को मासिक धर्म से रिलेटेड स्वच्छता और अपने आसपास की स्वच्छता संबंधी जो अच्छी आदतें हैं उसके बारे में क्या सुझाव देंगे वो आपको बताना है। देखो, हम अपने साथियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। पहला सुझाव है उचित निपटान का। उपयोग किए गए सैनिटरी पैड को खुले में फेंकने या टॉयलेट में फ्लश करने की बजाय किसी पुराने कागज या अखबार में अच्छी तरह लपेट कर सीधे ढक्कन वाले कूड़ेदान के अंदर डाल देना चाहिए। जो सैनिटरी पैड है
उनको उपयोग के बाद खुले में फेंकने की बजाय या टॉयलेट में फेंकने की बजाय किसी पुराने कागज या अखबार में अच्छी तरह से लपेटें और जो सीधे ढक्कन वाले कूड़ेदान होते हैं उनके अंदर आप डाल दें। दूसरा क्या हम सुझाव देंगे, समय पर पेड़ बदलना। संक्रमण और अस्वच्छता से बचने के लिए हर 4 से 6 घंटे के अंदर सैनिटरी पैड या पुनः प्रयोज्य सूती कपड़े को क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही सैनिटरी पैड को 12 घंटे या 24 घंटे यूज करना चाहिए। जो भी आप कपड़ा, सूती कपड़ा या सैनिटरी पैड काम में ले रहे हैं तो कम से कम 4 से 6 घंटे के अंदर उसे बदल देना चाहिए। आगे देखो, अगला क्या करना चाहिए, हाथों की सफाई। पैड बदलने से पहले और बाद में हाथों को साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह क्या करना चाहिए, अच्छी तरह धोना चाहिए। अगला है शारीरिक स्वच्छता। मासिक धर्म के दिनों में प्रतिदिन नियमित रूप से स्नान करना और व्यक्तिगत अंगों की स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, है ना। जब पीरियड चालू हो मासिक धर्म, उस दौरान आपको प्रतिदिन अच्छे से स्नान करना है और आपके जो व्यक्तिगत अंग हैं उन अंगों की साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है डियर, तो ये कुछ सुझाव हैं जो मेरी तरफ से अपने साथियों को स्वच्छता से रिलेटेड दिए जा सकते हैं या आप भी अपने साथियों को दे सकते हैं। आगे देखो प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, मैरी और मनोज सहपाठी और अच्छे मित्र थे। 11 वर्ष की उम्र पर होने पर मैरी की गर्दन के सामने की ओर छोटा सा उभार विकसित हुआ। वह चिकित्सक के पास गई, उन्होंने उसे औषधि दी और आयोडीन युक्त नमक खाने को कहा। 12 वर्ष का होने पर उसी प्रकार का उभार मनोज की गर्दन के पास विकसित हुआ। तथापि चिकित्सक ने उसे बताया कि उसके बड़े होने का एक लक्षण है। आपके अनुसार मैरी और मनोज को अलग अलग परामर्श देने का संभावित कारण क्या है? कि दोनों के अंदर सेम चीज हो रही थी, है ना, लेकिन दोनों को डॉक्टर के द्वारा अलग अलग सलाह दी गई। ऐसा क्यों, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के पीछे कारण क्या है, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं मनोज की। मनोज की गर्दन में बना हुआ उभार स्वर यंत्र लैरिक्स या एडम एप्पल के विकसित होने का एक सामान्य लक्षण है। देखो यहाँ पर ये चीजें दिख रही है आपको, इसी को बोलते हैं कंठमणि या एडम एप्पल्स। ये गले के अंदर देखो उभार दिख रहा है, इसी को बोलते हैं कंठमणि या एडम एप्पल्स, जो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन का लक्षण है। जो किशोरावस्था में लड़कों में होने वाला एक क्या है, लैंगिक लक्षण है या परिवर्तन है। ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है। इसीलिए डॉक्टर ने मनोज को आश्वस्त किया कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपके बड़े होने का क्या है, बड़े होने का एक प्रमाण है, सबूत है कि आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। बात आती है मैरी की। मैरी के गर्दन में बना उभार थायराइड ग्रंथि के अंडर एक्टिव होने का संकेत हो सकता है। लेकिन मैरी के क्या था, गर्दन के ऐसे साइड में था, तो गर्दन के साइड में उभार होने का मतलब है कि उसकी जो थायराइड ग्रंथि है, जहां से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, हो सकता है कि उसका स्राव अच्छे से नहीं हो रहा और ये आयोडीन की कमी की वजह से हो सकता है। इसी वजह से डॉक्टर ने उसे आयोडीन नमक खाने और दवा लेने की क्या दी है, सलाह दी है, क्योंकि मैं पता है कि आयोडीन की कमी से गलगन अथवा घेंगा रोग होता है। अतः मैरी को डॉक्टर के द्वारा आयोडीन की सलाह दी गई है, जबकि मनोज को कोई दवाई नहीं दी गई। मनोज को केवल ये बताया गया है कि उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये उभार देखने को मिल रहा है। ठीक है डियर, आगे बात करें। प्रश्न संख्या 9। किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनमें से कुछ परिवर्तन निम्नलिखित हैं, जैसे आवाज में परिवर्तन, स्तनों का विकास होना, मूंछों में वृद्धि होना, चेहरे पर बालों की वृद्धि, चेहरे पर मुहांसे, जघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि, बगल के बालों की वृद्धि। इन परिवर्तनों को आपको नीचे दी गई तालिका के अंदर वर्गीकृत करना है। ऐसे कौन कौन से परिवर्तन है जो केवल लड़कों में देखे जाते हैं, कौन से परिवर्तन है जो केवल लड़कियों में, और कौन से परिवर्तन है जो लड़का और लड़कियों दोनों के अंदर देखे जा सकते हैं। देखो केवल लड़कों में देखे जाने वाले परिवर्तन, जैसे आवाज का भारी होना, मूंछों में वृद्धि और चेहरे के ऊपर बालों की वृद्धि, दाढ़ी मूंछ का आना, ये केवल परिवर्तन लड़कों में दिखाई देते हैं। लड़कियों में केवल परिवर्तन स्तनों का विकास होना, और लड़की और लड़कियों दोनों में कौन से परिवर्तन, चेहरे पर मुहांसों का उगना, जघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि होना और बगल के अंदर बालों की वृद्धि होना। ये लड़के और लड़कियों दोनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, किशोरों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के सुझावों का उल्लेख करते हुए आपको एक पोस्टर बनाना है। देखो यहां पर ये एक क्रियात्मक पोस्टर है जिसके सुझाव मैं आपको दे रहा हूं। अलग अलग विद्यार्थियों की चॉइस अलग हो सकती है और अलग अलग व्यक्तियों का जो पोस्टर है वो भी अलग अलग हो सकता है। अब मेरे अनुसार पोस्टर का शीर्षक क्या देंगे, किशोरावस्था स्वस्थ जीवन की नींव।
पोस्टर का जो टाइटल लिखेंगे, ऊपर हेडिंग लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? पोस्टर का नाम किशोरावस्था स्वस्थ जीवन की नींव। अब देखो सुझाव बिंदु, सबसे पहले मैं किसको पोस्टर में शामिल करूंगा? संतुलित भोजन को, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, दूध, दालें और साबुत अनाज को अपने भोजन में शामिल करने की मैं क्या करूंगा? सलाह दूंगा। दूसरी क्या सलाह दूंगा? नियमित व्यायाम करें, खेल कूद, योगा और कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि जरूर करें ताकि शरीर है वो बिल्कुल फिट रहे। इसके अलावा क्या सुझाव दूंगा? पर्याप्त नींद ले, रोजाना 8 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर साफ सफाई का ध्यान रखें, रोजाना नहाना, दांतों को साफ करना, साफ कपड़े पहनना बिल्कुल भी न भूलें। ये चीजों का ध्यान रखेंगे। फिर नशे से दूर रहें, सिगरेट, शराब और ड्रग्स जैसी चीजों से आप दूर रहें और ना कहना सीखें, यानी इन चीजों से वो आप दूर करें, इन चीजों से दूर रहें। इसके अलावा तनाव मुक्त रहे, पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक के लिए भी समय निकालें, दोस्तों और परिवारों से बात करें और अपनी किसी भी प्रॉब्लम या मनोदशा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप है वो डिप्रेशन जैसी स्थिति से न गुजरे। ये मेरी कुछ सलाह रहेगी। ठीक है, तो इसके अलावा सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, जैसे ऑनलाइन सुरक्षा का ध्यान रखें, सोशल मीडिया के उपयोग की समय सीमा निर्धारित करें और ज्यादातर सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करें। फिर जागरूक बने, अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जाने और डॉक्टर या शिक्षक से सलाह लें ताकि आप कोई गलत मार्ग पर न चले। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 7 विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 6 के समस्त पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।